2026 फोर्थ जनरेशन सरजरा चिरागदीन एंड कंपनी के बारे नाज़रीन को तारुफ तो करवाएं। ये 1870 में इस्टेब्लिश हुई थी, हमारे फोर फादर्स ने की थी और हमारा जो मेन काम था वो ब्रिटिश आर्मी के साथ था फर्नीचर का। छांगा मांगा से लकड़ी कट के आती थी, तो हमने अपने बड़ों से सुना जी कि हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि वो ट्रेन अंदर आती थी। हमारे वालिद साहब ने हमें फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप चेंज करें और हमने अपने बिज़नेस में बहुत चेंज लाए। हम फर्निशिंग में चले गए। अभी रिसेंटली बीजिंग में हमने जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसको फर्निश किया। शेख फैमिली का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में कैसा है? मैं रतन टाटा जैसा समझता हूँ। एम्बेसी पाकिस्तानी जब हमारे नाम से फर्निश होती है तो उस पर हमें बहुत फ़ख्र होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो दूसरी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है वो फर्नीचर इंडस्ट्री को नहीं मिलता। दुनिया में जितनी भी ट्रेड बिजनेस होता है ना, फर्नीचर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, पाकिस्तान का शेयर जो है ना उसमें 0.01% है। पीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्पेशली फर्नीचर इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा अगर आप फोकस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो बरसगीर पाक व हिंद में सब कॉन्टिनेंट में एक बड़े तजारती सकाफती विरसे के अमीन हैं। चिरागदीन एंड कंपनीज़ के CEO शेख शहबाज असलम साहब, जो आज फोर्थ जनरेशन है, जो इस बिज़नेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो इस्टेब्लिश किया गया था 1870 में। चिरागदीन एंड कंपनी क्या बनाती है और कब से बना रही है, इन तमाम सवालों के जवाबात आज हम जानने की कोशिश करेंगे चिरागदीन एंड कंपनी के CEO शेख शहबाज असलम साहब से। शेख साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। 1870 आज 2026 फोर्थ जनरेशन सरजरा चिरागदीन एंड कंपनी के बारे नाज़रीन को तारुफ तो करवाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का और हमारी इस कंपनी को हाईलाइट करने का। बेसिकली जी ये 1870 में इस्टेब्लिश हुई थी, हमारे फोर फादर्स ने की थी और हमारा जो मेन काम था वो ब्रिटिश आर्मी के साथ था फर्नीचर का। और 80 साल तो हम जी लाहौर कैंट सर्वर रोड पे हमारी फैक्ट्री और ऑफिस वहीं रहा। 80s में हम आगे फ़िरोज़पुर रोड पे, और फिर हमने चिरागदीन के साथ हमने फर्नीचर के साथ हमने इंटीरियर का काम भी शुरू कर दिया, जिसमें ज़्यादातर हम कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ ज़्यादा काम करते हैं, या जो प्रोजेक्ट्स हो गए, या इनके हॉस्पिटल्स हो गए या कोई अपार्टमेंट्स हो गए, उनके लिए हम काम करते हैं। बेसिकली हम स्पेशलाइज इन ऑफिस फर्नीचर, और इसके साथ हमने अपनी विद इन टाइम पीरियड हमने 2 कंपनी और इस्टेब्लिश की, जिसमें एक हमारी राइनो है जिसमें हम प्री फैब बिल्डिंग्स बनाते हैं, और एक हमारी नेस्कैम है जिसमें हम पोटा कैबन्स बनाते हैं। ये जो आप मेरा ऑफिस देख रहे हैं, ये एक पोटा कैबन की एक सैम्पलिंग है, जिससे आपको फील नहीं होता होगा कि ये एक कंटेनर में बना हुआ है। बेसिकली ये एक कंटेनर में बना हुआ है और ये पोर्टेबल है। तो हमारी ये 3 कंपनी है जी जिसको हम लेके चल रहे हैं। हम 2 भाई हैं, मैं छोटा हूँ, खुर्रम असलम साहब मेरे बड़े भाई हैं। बस दोनों मिलके हम अपने ये चिरागदीन के नाम को लेके चल रहे हैं जी। सर, आपके दादा के दादा चिरागदीन जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, आज ये कंपनी कामयाबियों के साथ जारी है। स्टार्ट कैसे किया उन्होंने, किस तरह के हालात में किया, और फिर ब्रिटिश आर्मी के साथ सफ़र और आज के रिस्पॉन्ड सार्फिन का कुछ बताएं इस बारे। जो हिस्ट्री मुझे पता है जी, जिस तरह के पहले तो हमारे जी मुगलपुरा में ना हमारी आरे लगे होते थे, तो तब ना होता था कि ये छांगा मांगा से लकड़ी कट के आती थी। तो हमने अपने बड़ों से सुना जी कि हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि वो ट्रेन अंदर आती थी और वो लॉग्स को उतारती थी, और वहाँ पे कोई 100-150 आरा लगा होता था जो ये लकड़ियों को काटता था, और हम रेलवे को सप्लाई करते थे ब्रिटिश आर्मी को। जो ये पैलेट्स बनते थे या उसके जो बर्थों की जो लकड़ी है वहाँ लगते थे, या फिर शिपिंग कराची जाते थे। उस दौर में ब्रिटिश यहाँ पे जो शिप्स बनाती थी तो उसके अंदर जो लकड़ी का काम होता था वो सारा चिरागदीन करती थी। फिर उसके बाद ये हुआ जी कि जब इन 50s हम फिर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, तो ज़्यादातर तब हमारे उस दौर में ज़्यादातर हम पाकिस्तान आर्मी के साथ ना हम काम करते थे कि जो भी उनके जो ऑफिसर्स एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र होते थे ना, तो उनके पास जो आके यहाँ गवर्नमेंट या आर्मी उनको जो देती थी ना रहाइश के लिए, तो वहाँ फर्नीचर नहीं होता था, तो वो फर्नीचर हमसे रेंट पे लेते थे उस दौर में। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा स्कूल से वहाँ कभी छुट्टियों में चला जाना,
तो मैंने देखना कि मेरे जो वालिद साहब हैं ना, तो वो बिल बनाते थे, और वो कोई 100 का एक होता था थद्दी का बिल, को 8-10 थद्दियाँ होती थी वो बिलों की। इतना क्लाइंट होता था, कोई लेफ्टिनेंट अगर कोई आया हुआ है, कोई मेजर साहब हैं, कोई कर्नल साहब हैं, तो 99% वी आर डूइंग बिजनेस विद पाक आर्मी एट दैट टाइम टिल 80s। फिर ट्रेंड चेंज हो गया, उनकी वो फर्निश हो गई सारी उनकी रेजिमेंट्स, या उनकी जो रहायशी इलाके थे वो सारी गवर्नमेंट पाक आर्मी ने उसको फर्निश करना शुरू कर दिया। तो तब हमने सोचा कि हम अपने मोड ऑफ बिज़नेस को चेंज करें। तो फिर हमने 1-2 नई कंपनियां खोली, और उसमें हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारी एक प्रीफैब बिल्डिंग्स की राइनो के नाम से है, वो हमने खोली। फिर नेस्कैम के नाम से कंपनी खोल के फिर हमने अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में इंगेज शुरू कर दिया। अब हमारे बच्चे कहते हैं जी कि ये इसमें आपने बहुत कुछ कर लिया, अब हमने कोई नई चीज़ करनी है। तो माशाल्लाह जी अब बच्चे अब बड़े हो गए हैं, कोई नई चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं। एक ने कहा जी कि मैंने कन्फेक्शनरी में आना है, दूसरे ने कहा जी कि मैंने टिश्यू पेपर्स में आना है। लेट्स सी वो क्या करते हैं, शेखों के बच्चे हैं जी, कोई चंगा ही करेंगे, कोई चंगा ही करेंगे। तो इस तरह है। लेकिन ये मुझे अच्छी बात लगी कि वो कहते हैं जी कि हमने अपना इनपुट देना है। तो जिस आपको तो पीछे से मिलता आ रहा था, तो आप लेके चल रहे थे, चले हमें तो कोई न्यू करने दे। तो हमने कहा बिल्कुल, मेरे बड़े भाई ने भी कहा कि हाँ ज़रूर यार, ये अच्छी बात है। तो जिस तरह हमारे वालिद साहब ने हमें फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप चेंज करें, और हमने अपने बिज़नेस में बहुत चेंज लाए। हम फर्निशिंग में चले गए, अब हम पूरे घर फर्निश करते हैं। आप हमसे अपार्टमेंट्स को फर्निश करा दें। पीछे अभी हमने पाकिस्तानी एम्बेसीज़ जो बेलारूस में थी, यूके में थी, फिर हमने अभी रिसेंटली बीजिंग में हमने जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसको फर्निश किया। और इस तरह मतलब बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, मैं किन किन का नाम लूँ। लेकिन जब कोई एम्बेसी पाकिस्तानी जब हमारे नाम से फर्निश होती है तो उस पर हमें बहुत फ़ख्र होता है, और कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट जब जाके आप हमारे पाकिस्तान एम्बेसी में पड़ी होगी तो हमारे बड़ों का नाम रोशन होगा। वो फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमारे बच्चों को जो हम दे के गए थे उनसे उन्होंने आगे काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत जान है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा अलमिया ये है जो कि मैं गवर्नमेंट के अदारों को चाहूँगा कि अभी तक इन्होंने फर्नीचर इंडस्ट्री को ना इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। ये एक बहुत अलमिया है कि हमें कोई बेनिफिट्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जो दूसरी इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट मिलता है वो फर्नीचर इंडस्ट्री को नहीं मिलता। फिर क्या किया, हम दोस्तों ने एक पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के नाम से एक कंपनी बनाई अंडर सेक्शन 42, जिसको चैनवन के CEO काशिफ इशफाक साहब चेयर कर रहे हैं। उसमें एज मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ। हमारे 2-4-5-6 दोस्त और जो मेजर इंडस्ट्री के हैं, उन्होंने मिल के हम काम करना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री का बेनिफिट हो, इंडस्ट्री को आगे लेके चलें। और इसमें काशिफ इशफाक साहब का बड़ा रोल है। इसमें नेशनल फर्नीचर के हैं रिजवान अमजद साहब, उनका बहुत रोल है। वर्कमैन के शहजाद मुग़ल हैं, इन डिज़ाइन की मैडम गज़ाला हैं। ये वो हम 5-6 लोग दोस्त हैं जो मिल के इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं, और इससे बेहतर आगे जाने का सोच रहे हैं कि किसी तरह हम अपनी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट में लेके जाएं। और आपको एक बड़ा मैं न्यूज़ दूं कि दुनिया में जितनी भी ट्रेड बिज़नेस होता है ना, फर्नीचर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, पाकिस्तान का शेयर जो है ना उसमें 0.01% है। यानी कि हमारा शेयर 1% भी नहीं है। तो अगर हम 2-3% भी बिज़नेस ले लें वर्ल्ड का, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा। और मैं गवर्नमेंट से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा, हमने बहुत दफ़ा की, कोशिश भी की। हम जाके इवन के PM साहब को भी जाके मिले थे उस वक्त के। हमने जब 20s में 2005 तक 2010 तक, ये 10 साल हमने बहुत स्ट्रगल की कि हम किसी तरह गवर्नमेंट को कन्विंस कर लें कि आप फर्नीचर इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दे दें। उन्होंने हमसे प्रॉमिस भी किया, लेकिन आज तक नहीं हो सका। अगर हो जाए तो आप पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, यहाँ की लोकल इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, बजाय इंडस्ट्री जो बंद हो रही है। चाइना जो आ रहा है हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अभी भी हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप शीशम की लकड़ी कहते हैं, रोज़वुड। वो हमारे पास एक ऐसी नायाब चीज़ है जिसको हम वैल्यू एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यह हुनर बहुत है,
लेकिन हमारे पास ना अपॉर्चुनिटीज़ कम से कम है। आप क्योंकि आपने जब फर्नीचर का डिस्प्ले करना है तो वो जगह बहुत ज़्यादा लेता है, तो वो कहते हैं जी ये टेक्सटाइल वाले जाते हैं एक एक स्टॉल में जाके लगा लेते हैं, दूसरे जाते हैं। खैर टेक्सटाइल वाले तो इतना बड़ा वो हैं एक्सपोर्टर्स के, वो खुद चले जाते हैं, वो किसी की तरफ देखते नहीं है। लेकिन पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की हमारे साथ मिलकर, लेकिन बीच में ही बातें रह गई। बल्कि मैं आपके तवसत से पीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्पेशली फर्नीचर इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो आपको एक नया इंडस्ट्री मिल सकती है जो एक्सपोर्ट में पाकिस्तान के लिए डॉलर्स लेके आ सकती है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एफबीआर को भी ज़रूरत है कि वो नए टैक्स पेयर्स ढूंढे बजाय पुरानों से ही लेती रहे और उनको ही निचोड़ती रहे। तो बेहतर है कि आप नए टैक्स पेयर्स लेके आएँ। बेहतर ये है कि आप नई इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व करें एक्सपोर्ट्स में, ताकि हर बंदा अपना शेयर दे। आप सारा प्रेशर एक जगह पे ना रखें। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जी। चिराग तीन कंपनी 1870 और आज 4th जनरेशन आप हैं, फिर आगे 5वीं जनरेशन संभालने जा रही है। आपने कहा शेखों के बच्चे, अगर सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में देखें जो काम रतन टाटा ने किया, पाकिस्तान में वो काम शेखों ने कर दिया है। आप बताएं सनतो तजारत में शेख फैमिली का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में कैसा है? मैं रतन टाटा जैसा समझता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अगर आप शुरू हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि 60% जो इकॉनमी है वो पाकिस्तान की शेखों के पास है। वो शेख चिन्यूटी हों, शेख काठीगर हों, या शेख कोई और चिन्यूटी है या मिसाल कसूर के हों, तो ये शेखों के पास है। क्योंकि ये ना अगर आप पीछे देखें तो ज़्यादातर जिस तरह होता है ना, मैं मिसाल डिफरेंस ये है कि इंडिया में बनी है तो वो कारोबार करते हैं। तो शेखों का जो बाय बर्थ बाय चीज़ें वो बिजनेसमैन ही थे। जैसे आप राजपूतों को देखेंगे तो ज़्यादातर वो फ़ौज में आपको नज़र आएंगे, वो ज़रा बहादुर कौम थी। हम ज़रा कारोबारी सोच के ज़रा, हम तो कहेंगे चलें समझदार लोग थे, तो इसलिए हम कारोबार में आ गए। और बेशक पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्रीज शेखों के पास ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है, बल्कि ये है कि अगर आप देखें तो वो कहते हैं ना शेखों के बच्चे वो समझदार इसलिए होते हैं कि वो उनका ब्रॉटअप पीछे बिजनेसमैन फैमिली से आया होता है। ये नहीं कि सिर्फ शेखों के बच्चे अच्छे होते हैं, माशाल्लाह बाकी भी दूसरी कौमें बहुत अच्छी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा है एक दो फैमिलीज़ में कि उनके पेरेंट्स जॉब कर रहे थे, बच्चे बिज़नेस में आए और वो बल्कि हम कहेंगे हमसे भी आगे निकल के। वो तो अल्लाह की ज़ात है जी, वो देने वाली है, वो नवाजने वाली है, वो किसी को भी नवाजते। तो बस एक पीछे से बिल्ट अप होता है सिस्टम, उसकी वजह से ये बातें हैं। आपने 1870, फिर मैं वही बात करूंगा, आपका एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, रिसर्च है, ये माहौल, इन्वायरमेंट, इंटीरियर और ये फर्नीचर, ये सारी चीज़ें इंसानी हिस्से लताफत पर किस तरह के असरात मुरतब करती हैं, या इंसानी तबीयत मजाज से इसमें किस तरह की शगुफ्तगी आती है? देखिए ये तो बड़ा टेक्निकल सा सवाल कर लिया आपने, मैं बल्कि बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये इस तरह ही है जी, बिल्कुल इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। देखें आप एक बंदे को एक चारपाई पे बैठा दें और उसी बंदे को उठा के आप साफ़ सुथरा करके कपड़े चेंज करके बेड पे बैठा दें तो उसकी टोटल पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो जाती। इसी तरह ये इंसान की फितरत में आप ये देखें कि अगर आप किसी थोड़े से जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस या किसी साहब में कॉन्फिडेंस ना हो, उसको अच्छे कपड़े पहनाएं और उसे अच्छे ऑफिस में बैठा दें, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कुछ लोग होते हैं जो बाय बर्थ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ये जो आप देखते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके ऑफिस आपको बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्या उनको ज़रूरत होती है? क्या किसी मल्टीनेशनल को ज़रूरत है बहुत अच्छा ऑफिस रखने की? उसको तो सब जानते हैं, उसकी तो डिमांड है। उनका मकसद सिर्फ होता है कि एक एनवायरमेंटल देना अपने स्टाफ को, ताकि उसमें एक काम करने का जज्बा रहे, जिसकी वजह से वो उनसे अच्छे जो डिसीजंस होते हैं हो जाते हैं। जो इसलिए तो वो इतनी तरक्की करते हैं। आप देखें जितने अच्छे कंपनी होंगे उनके ऑफिस उतने ही खूबसूरत होंगे। या एक और मैं मिसाल देता हूँ आपको, आप देख लें वो लोग जो बहुत अमीर थे और उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, वो आज ख़त्म हो गया, वो नीचे जाते जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि नहीं यार,
टेबल है तो दरमियानी जी रवे तो ठीक है कि ये काम ही करना है ना, इतना महंगा लश पश करने की क्या ज़रूरत है। आप 90% देख लें कि वो लोग अब आपको नज़र नहीं आएंगे। कामयाबी के लिए आपको अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जो मैंने तुम्हें दिया ना उसको अपने नसीबों में करो। तो आप जो चीज़ अपने नसीबों में नहीं करना चाहते तो फिर अल्लाह मियाँ, मैं कोई बड़ा बोल नहीं कह सकता, तो उसकी रब ज़्यादा बेहतर समझती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत फ़र्क आता है जी, बहुत फ़र्क आता है जी। चिरागदीन एंड कंपनी के सीईओ शेख शहबाज असलम साहब के साथ हम बात कर रहे थे। आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान की सनतो तजारत की बुनियादों में किस कदर अजीम तरीन लोगों की मेहनत शामिल है, खून जिगर शामिल है। अगर आप शेख शहबाज असलम साहब के दादा चिरागदीन साहब, जिन्होंने 1870 में चिरागदीन एंड कंपनी की बुनियाद रखी और फर्नीचर साजी का, और पाकिस्तान जो मुत्तहिदा पाकिस्तान, उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, इंडिया पाकिस्तान जो आज हम अलग-अलग देखते हैं, तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में किस कदर मेहनत से और किस कदर हुनर से, फ़न से अपना नाम बनाया। और आज हम 2026 में भी ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं इस चिरागदीन एंड कंपनी के सीईओ फाउंडर चिरागदीन साहब को। दुआ है अल्लाह ताला शेख चिरागदीन और इस कंपनी के तमाम बुज़ुर्ग जिन्होंने मेहनत करके इस एम्पायर को खड़ा किया, उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए, और जो हयात हैं इस कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको लंबी उम्र, कामयाबी नसीब फरमाए, और पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर अंदाज में काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।